अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं चाहूँगा कि वैसे तो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ ही देख रहे होते हैं। इस हुकूमत ने हमें इतना परेशान कर दिया है कि महंगाई का तूफ़ान इस तरीके से है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बस इसी भाग-दौड़ में हैं। हमारी सोच सिर्फ़ यहीं पर ही महदूद है कि किस तरीके से हम अपना घर चलाएँगे, किस तरीके से हम अपनी जो है बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, किस तरीके से हम अपने वालिदैन की जो बीमारी है उनकी दवाइयों का और किस तरीके से हम अपने बिलों का, इन चीज़ों का खर्चा पूरा करेंगे। ये बेशक ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इसके अंदर किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो में मैं बात करूँगा शहर खामोशियाँ की, जहाँ पर हमारा शायद कि वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मौत बरहक है और हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब फिर किसी भी घर में डेथ होती है, तो जब हमारा कब्रिस्तान जाना होता है, तो वहाँ पर जाते हैं तो पता लगता है कि एक अलग ही माफ़िया यहाँ पर भी मौजूद है और मरने के बाद भी इंसान को इतनी आराम से मिट्टी नसीब नहीं हो रही। इस वक़्त कराची के अंदर ये जो कब्रिस्तान है, जो महकमा औक़ाफ़ की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से मज़ारों को देखा जाता है, जिस तरीके से कि मज़ार के भाई कोई मरने के बाद अगर ये वसीयत कर दे कि भई इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मस्जिद के नाम होगी, तो वहाँ पे महकमा औक़ाफ़ इन्वॉल्व हो जाता है। कहीं पे उर्स हो रहा है तो वहाँ पे जो है महकमा औक़ाफ़ इन्वॉल्व होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये कब्रिस्तान किसकी ज़िम्मेदारी है? गवर्नमेंट इस साइड पर क्यों तवज्जो नहीं देती? पूरे कराची में आप किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएँ, किसी भी कब्रिस्तान में, जब आप जाएँगे, एक तो मज़े की बात ये है 80% कब्रिस्तान के बारे में ये है कि ये सील्ड है, ठीक है? यहाँ पे तो आप तदफ़ीन कर नहीं सकते। अच्छा ठीक है भई, तो उसकी जगह अल्टरनेट कब्रिस्तान जो है वो बता दिए जाएँ। जब आप अल्टरनेट कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कब्रिस्तान में कब्र नहीं ले रहे अपने अज़ीज़ के लिए, बल्कि आप किसी बेहतरीन सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट ले रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हिसाब से बाकायदा कब्रों के रेट हैं। अगर आप तारिक रोड वाले कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो तकरीबन 1 लाख के करीब का रेट पहुँच चुका है। उसके बाद आप मूव करते हैं शारा फैसल की तरफ, तो कहीं पे 25,000 का रेट है, कहीं पे 20,000 का रेट है, कहीं पे 30,000 का रेट है। मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों के मुख्तलिफ़ रेट। मतलब जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होनी चाहिए थी कि ठीक है, इंसान पूरी ज़िंदगी यहाँ पे टैक्स भी देता रहा है, यहाँ की हर चीज़ को फ़ॉलो करता रहा है, पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होके उसने गुज़ार दी। तो मरने के बाद भी तदफ़ीन के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए कि जब आप वो कब्रिस्तान वालों की मैनेजमेंट के हाथ में रखोगे, उसके बाद आपकी कब्र की खुदाई शुरू की जाएगी। उससे पहले गोरकन हों या उस कब्रिस्तान के ठेकेदार हों, वो हँसते रहेंगे, मज़ाक करते रहेंगे, लेकिन आपकी कब्र के लिए जो आप जो आपका अज़ीज़ है, जिसकी आप तदफ़ीन करना चाह रहे हैं, ये खुदाई तक के शुरू नहीं करते। और अगर कोई दोस्त ये कह रहा है कि मैं ये बात गलत कह रहा हूँ, तो वो वैसे ही जाके एक सर्वे कर ले और कहे कि मुझे मतलब कब्र रेडी करवानी है, मैं आपको पैसे जो है इवन के तदफ़ीन के टाइम पर दे दूँगा या तदफ़ीन से 5 मिनट पहले भी दे दूँगा, तो ये कब्र तक के रेडी नहीं करते कि यार बाद में तो पैसे देने हैं, आप पहले पैसे दे दो। मतलब इस तरीके की आपसे ये बहस करेंगे, मतलब एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों पर एक्शन ले और इतने महँगे-महँगे कहीं पे 20,000 तो कहीं पे 25, कहीं पे 30, कहीं पे 40, कहीं पे 50, कहीं पे लाख रुपए देने के बाद भी जब आप कब्रिस्तान में जा रहे हैं, तो आपको चलने तक की जगह नहीं मिल रही। इस तरीके से कब्र के ऊपर कब्र बनाई हुई है कि अगरचे आप जनाज़ा भी लेकर जा रहे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ना हो आप ही किसी कब्र में गिर जाएँ। ये कंडीशन हुई हुई है कब्रिस्तान की। हम लोग इतने ज़्यादा बाकी उलझनों में जकड़े हुए हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ नहीं देख पाते, लेकिन मैं अपना ज़ाती आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी कुछ दिन तक के विज़िट्स किए हैं और किसी एक कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं 100% आपको सही रिपोर्ट दे रहा हूँ। मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों का मैंने खुद विज़िट किया है और वहाँ पे एक के ऊपर एक कब्र बनाई हुई है। चलने की बहुत बारीक सी जगह रह जाती है, वो भी वो रास्ता जो कि मेन रास्ता है। उसके बाद जो है आपको अगर कहीं पे कब्र मिल भी जाती है, बहुत जगह बना के, आड़ी-टेढ़ी जगह बना के वो दे भी देते हैं, तो
आप जब लेकर जा रहे होते हैं जनाजा तो कब्रों के ऊपर आपसे कूदते हुए फैलाते हुए जा रहे होते हैं आप, जबकि इस्लाम में किसी भी कब्र के ऊपर से, भले वो किसी की भी हो, कब्र पर से कूद कर जाना या कब्र को फलांगना इंतहाई ममनू करार दिया गया है। ये सख्त ममानियत है इस्लाम में, लेकिन यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है इस चीज़ का। अगर मगरिब के बाद आप तदफीन कर रहे हैं, मगरिब के बाद आप मगरिब में या फिर आप इशा में तदफीन करने जा रहे हैं, तो शादिर व नादिर किसी कब्रिस्तान में आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी, अदरवाइज स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। फिर आप किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं रात के टाइम पर, आप जाके देख लें। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा रात में, आप इशा के टाइम पर भी चले जाएं तो कब्रिस्तान में आपको शदीद अंधेरा मिलेगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। तो एक बड़ा बजट इन चीज़ों के लिए आ रहा है। गवर्नमेंट इस तरफ भी सीरियस ले, क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे वो कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कितना ज़्यादा उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या ब्यूरोक्रेसी के किसी भी लेवल पर हो, कोई भी शख्स हो, अगर वो मुसलमान है तो मरने के बाद उसने भी कब्र में जाना है। तो हमें भी इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। बेशक ज़रूरियात ज़िंदगी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ऐसा है कि जब हमारा अपना अजीज़ हमसे बिछड़ता है और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए एहसास होता है, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं हुक्काम बाला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि शहर खामोशा भी जो है वो बहुत मुकद्दम है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने ही अजीज़ व अकारिब हैं। तो उस तरफ भी तवज्जो दी जाए। फिर उसमें कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएँ, ताकि अगर बाद नमाज मगरिब या फिर बाद नमाज इशा तदफीन का सिलसिला हो तो जो तदफीन के लिए जा रहे हैं उनको परेशानी ना हो। ये जो कब्रों के 25,000, 30,000 और लाखों रुपए में रेट चल रहे हैं, तो उसको भी या तो नॉमिनल रेट पे लेकर आएँ या फिर उसको भी फ्री करार दिया जाए कि उसकी कोई भी चार्जेस ना लिए जाएं। जज़ाकल्लाह।